हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एक नई एनर्जी के साथ आपके सामने आया हूँ। मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ GEE एडवांस 2020 पेपर 2, उसकी फ़िज़िकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। कुछ पोर्शन मैंने डिस्कस कर दिया था पिछली वीडियोस में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं ऑलरेडी ही डिस्कस कर चुका हूँ, तो अब जो कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आप देख रहे हो कि एक क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। A solution of weak 0.1 molarity weak base is titrated with 0.1 molarity of a strong acid. The variation of the pH of the solution with the volume of HA added is shown in the figure. What is the pKb of the base? The neutralization reaction is given below. दिया गया है। सिंपल सी बात है कि ये क्वेश्चन बोल कह रहा है, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर होता है। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन के अंदर ही सब कुछ है। बेसिकली नॉलेज होती है, पर उसको लगाना, एप्लीकेशन कैसे लगानी है, वो मेन उस पर डिपेंड करता है कि आप कैसे लगा रहे हो। वो क्वेश्चन के अंदर ही होता है कैसे लगाना है उसको। सोल्यूशन ऑफ 0. मतलब बोला जाए तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड की बात की गई है। वीक बेस जो है वो B है और जो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो HA है। मतलब टाइट्रेशन किसके बीच में हो रही है? वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के बीच में हो रही है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ HA इन मिलीलीटर, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ HA जो है यूज़ हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि बेस था, बेस के अंदर हम लोग जब क्या कर रहे हैं, एसिड डाल रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग एसिड डाल रहे हैं वैसे वैसे बेस की जो pH वैल्यू वो कम हो रही है, कम हो रही है। आप देख सकते हो कि कैसे नीचे की तरफ जा रहा है, pH वैल्यू जो वो कम हो रही है। आपको पता है कि बेस की जो pH वैल्यू है वो ज़्यादा होती है। तो जब हम लोग क्या करेंगे, एसिड डालेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड डाल रही हैं इस केस में, स्ट्रॉन्ग एसिड जब हम लोग बेस में डालेंगे तो pH वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ करेगी। तो ये क्वेश्चन बोलना चाहता है अ सोल्यूशन ऑफ वीक बेस इज़ टाइट्रेटेड विद, मतलब वीक बेस को टाइट्रेट किया जा रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ टाइट्रेशन की जा रही है। दोनों की मोलरिटी सेम है, 0.1 मोलरिटी बेस की है और 0.1 मोलरिटी जो है स्ट्रॉन्ग एसिड की है। द वेरिएशन ऑफ द pH ऑफ द सोल्यूशन विद द वॉल्यूम ऑफ HA एडेड वेरिएशन। आपको पता है कि जब एसिड को डाल रहे हैं तो pH की वेरिएशन हो रही है। आप देख रहे हो कि जैसे जैसे एसिड बढ़ रहा है तो वैसे वैसे क्या हो रहा है, pH क्या हो रही है, कम हो रही है। व्हाट इज़ द pKb वैल्यू ऑफ द बेस? हमें बोला गया है कि pKb वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो नीचे बोला गया है कि द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज गिवन बाय B प्लस HA गिव्स BH प्लस और प्लस A माइनस, ये दिया गया है रिएक्शन। मतलब B जो है वो वीक बेस है और HA जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, सोल्ट की फॉर्मेशन हो रही है और ये जो है एनाइन की फॉर्मेशन हो रही है। तो आप देख सकते हो कि जो अब आप ध्यान से इस ग्राफ को देखो, ग्राफ से आपको क्लियर होगा कि जब आप ध्यान से ग्राफ को देखते हो तो आप ये जो है pH जो है 7, मतलब यहाँ पे आ रही है pH 7, और आप देख सकते हो कि pH 7 जो है वो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट होता है। वो न्यूट्रलाइजेशन जो पॉइंट आ रहा है वो जब HA का जो वॉल्यूम यूज़ होगा 6 मिलीलीटर के, मतलब 6 मिलीलीटर जब जो है स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो यूज़ हो रहा है, 6 मिलीलीटर जो है स्ट्रॉन्ग एसिड जो है यूज़ हो रहा है। और तो उस टाइम जो है वीक बेस का न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। जब आपका एसिड कितना यूज़ हो रहा है, एसिड जो है वो कितना यूज़ हो रहा है, 6 मिलीलीटर जो है यूज़ हो रहा है, तब pH जो है 7 आ रही है। मतलब सोल्यूशन जो है वो जो बेस है, वीक बेस जो है वो न्यूट्रलाइज हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है न्यूट्रलाइजेशन 6 पे। तो अब जैसे हम लोग देख रहे हैं, ध्यान से आप लोग देखो, ग्राफिकली सब कुछ क्लियर हो रहा है। 6 पे जो है न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। 5 पे यदि मैं देखूँ, इससे थोड़ा सा पीछे वाले पॉइंट पे देखूँ मैं, 5 पे तो ये जो सोल्यूशन था वो बेसिक था। 4 पे भी देखूँ बेसिक है, 3 पे देखूँ बेसिक है, 2 पे इस हिसाब से, 1 पे बेसिक चल रहा है। आप देख रहे हो और 0 पे तो चलो बेसिक ही है। 12 से ऊपर इसकी जो है 12 के करीब इसकी जो है pH दिखाई गई है। तो जब मैं एक बीच वाला पॉइंट देखूँ, 6 का जो है 6 का जो हाफ आ रहा है वो आप देख सकते हो कि दैट इज़ कोल्ड। ये जहाँ पे मैंने लाइन लगाई है वो 3 मिलीलीटर पे आ रहा है। आप देख सकते हो 6 का जो हाफ है वो 3 मिलीलीटर है। आप देख सकते हो कि जब एसिड जो है वो 3 मिलीलीटर यूज़ हो रहा है, तो आप देख सकते हो कि ये एक मिड पॉइंट आ रहा है।
मिड पॉइंट में क्या होगा कि 50% जो है वो बेस होगा और 50% जो है वो सॉल्ट की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। जैसे कि देखो, तो बी क्या है इसके रिएक्शन में, बी जो है वो वीक बेस है, वीक बेस, और ये जो एसिड है वो कौन सा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या हो रहा है, व्हाट विल हैपन, H+A- स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या हो रहा है कि ये बेस जो है वो क्या कर रहा है, H+ साइन को एक्सेप्ट कर रहा है। क्या हो रहा है, व्हाट विल हैपन, जब इसको एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा, सॉल्ट की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। तो जब ये पॉइंट जो है, जब 3 मिलीलीटर जो है एसिड जो है वो यूज़ हो रहा है, 3 मिलीलीटर जो है एसिड यूज़ हो रहा है, तो उसमें क्या है 50% जो होगा, 50% जो है वो वीक बेस होगा और 50% जो है इसका सॉल्ट होगा। आ रही मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, कि जो है 50% जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब कितना वॉल्यूम यूज़ हो रहा है एसिड का, 3 मिलीलीटर जो है, जब वो एसिड जो है वो यूज़ हो रहा है 3 मिलीलीटर, तो क्या हो रहा है, आप देख सकते हो कि ये मिड पॉइंट आ गया है ग्राफ का, मतलब ये जो जब 6 है ना, 6 पे जो है न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट है, उसका जो है न्यूट्रलाइजेशन जो मतलब 0 से 6 मिलीलीटर यूज़ हो रहा है, तो 3 जो है उसका मिड पॉइंट है। तो 3 में आप देख सकते हो कि जो है आप देख रहे हो यहाँ पे, और 3 पे जो है एक मतलब जो है आप देख सकते हो कि 3 ऐसा पॉइंट है जहाँ पे पीएच वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे ध्यान से आप देखो तो आपको लगेगा कि पीएच वैल्यू जो है यहाँ पे क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गई है। तो इस जो ड्यूरेशन में क्या हो रहा है, बफर सोल्यूशन की फॉर्मेशन हो रही है। अब आपको मैं बता दूँ, आप देख सकते हो कि ऐसी स्टेज आई है, आप ये वाला पॉइंट आप देख सकते हो कि ऐसे वाला पॉइंट है जहाँ पे न तो पीएच जो है डिक्रीज हो रही है, पीएच में कोई मतलब कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो ये जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशंस आर दो सोल्यूशंस हुज पीएच वैल्यू डज नॉट चेंज व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड टू इट। मतलब यदि हम लोग थोड़ा सा एसिड या बेस डाल दें तो पीएच वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती है। तो ये बफर सोल्यूशन बना है, यहाँ पे बफर मिक्सचर की फॉर्मेशन हो गई है। तो अब बात कर रहे हैं कि कौन सा बफर मिक्सचर हो रहा है। हम जैसे हमने क्वेश्चन में पढ़ा अभी, जैसे कि वीक बेस और जो एसिड है वो कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जब वीक बेस, जब कोई भी वीक बेस हो चाहे वीक एसिड हो, यदि वीक बेस होगा तो हम लोग उसको यदि स्ट्रॉन्ग एसिड से टाइट्रेट करा रहे हैं, यदि वीक एसिड है और यदि उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड है तो उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस से टाइट्रेट कराएंगे। यदि वीक बेस है तो उसको स्ट्रॉन्ग एसिड से टाइट्रेट करा रहे हैं, जो कि ये केस है। यदि वीक एसिड है तो उसको स्ट्रॉन्ग बेस के साथ टाइट्रेट कराएंगे। तो जब ऐसा होता है, जब वीक बेस लेते हैं, वीक होता है एसिड या बेस, उसको स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस के साथ जो है ट्रीट कराते हैं, तो एक मतलब स्टेज आती है जहाँ पे बफर सोल्यूशन की फॉर्मेशन होती है। अब जैसे कि हम लोग बात करें यहाँ पे वही पीएच जो है, जैसे हम लोग बात करें 3 मिलीलीटर में जो है एक ऐसी स्टेज आई है, 3 मिलीलीटर में जो है ऐसी स्टेज आई है जिसमें बफर सोल्यूशन की फॉर्मेशन हुई है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है पीएच वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, देख सकते हो आप इस पॉइंट पे कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। फिर उसके आगे जो है धीरे धीरे बेसिक पीएच वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर रही है, पर 3 पे आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है, पीएच की वैल्यू जो है दैट विल कांस्टेंट हो गई है। तो ये जो पॉइंट है, और यदि मैं इसको आगे ले जाऊं तो ये जो पॉइंट आ रहा है वो 10 पीएच और 10 और 12 के बीच में आ रहा है, दैट इज कोल्ड। ये जो पीएच है वो कितनी है, यहाँ पे पीएच जो है 11 है। तो इसका मतलब क्या है, पीएच जब 11 है तो या फिर आप बोल सकते हो कि जब वॉल्यूम कितना, एसिड का वॉल्यूम कितना यूज़ हुआ, वॉल्यूम जो है एसिड का कितना यूज़ हो रहा है, 6 मिलीलीटर जो है जब यूज़ हो रहा है, तो उस पॉइंट पे जब पीएच जो है 11 है और जब एसिड जो है 3 मिलीलीटर जो है यूज़ हो रहा है, तो उसमें बफर सोल्यूशन की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। और ये बफर सोल्यूशन कौन सा है, इसमें बफर सोल्यूशन जो है इसमें जो है 50% जो है वीक बेस है और 50% जो है उसका सोल्ट है। तो एक्चुअली में ये जो बफर जो सोल्यूशन फॉर्म हो रहा है, बेसिक बफर सोल्यूशन जो है वो फॉर्म हो रहा है। बेसिक बफर सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जो कि वीक बेस होता है, जिसमें वीक बेस इट इज़ एन इक्विमोलर मिक्सचर या इक्विमोलर क्वांटिटीज ऑफ वीक बेस एंड इट्स सोल्ट किससे बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो बेसिक बफर सोल्यूशन आर दो सोल्यूशन विच कंटेन्स 50% वीक बेस एंड इट्स 50% इट्स सोल्ट विद क्या होएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। कि ये जो सोल्ट बना है वो स्ट्रॉन्ग एसिड से फॉर्म हो रखे हैं। तो बेसिक बफर सोल्यूशन आर दो सोल्यूशन, या फिर बोल सकते हैं कि बेसिक बफर सोल्यूशन आर दोज विच कंटेन इक्विमोलर क्वांटिटीज ऑफ
वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विद क्या होएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ये बफर जो बना है वो कौन सा बना है, बेसिक बफर जो है सोल्यूशन बना हुआ है, बेसिक बफर का सोल्यूशन बना हुआ है। तो और ये जो बेसिक बफर सोल्यूशन जो बना है वो पीएच कब, पीएच जब सोल्यूशन की क्या होगी 11 होगी, तभी जाके मतलब इस बेसिक बफर की क्या हो रही है, बेसिक बफर सोल्यूशन की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है, जिसमें 50% जो है वीक बेस है और 50% जो है उसका सोल्ट है। तो अब हमें बोला गया, जैसे कि क्वेश्चन में हम लोग बात करें तो क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें पी के बी वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है, पी के बी वैल्यू। तो एक बहुत ही फेमस इक्वेशन है, दैट इज कॉल्ड, इक्वेशन का नाम हेंडरसन हैसल-बेल्च इक्वेशन है, जो कि हेंडरसन ने इक्वेशन फॉर एसिडिक बफर के लिए भी दी थी और दूसरी फॉर बेसिक मिक्सचर के लिए भी दी थी। तो मैं अभी जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है जो मैंने इक्वेशन लिखी हुई है वो बेसिक बफर के लिए, मिक्सचर के लिए लिखी हुई है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि पी ओ एच इज इक्वल टू पी के बी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि हमें बोला गया है कि व्हाट इज़ द पी के बी ऑफ द बेस, हमें पी के बी वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है बेस की। तो इसके लिए हमें हेंडरसन हैसल-बेल्च की इक्वेशन यूज़ कर रही हैं, जो कि सोल्ट, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है सोल्ट जब बेस में स्ट्रॉन्ग एसिड डाल रहे हैं तो सोल्ट की फॉर्मेशन हो रही है, और बफर जब मिक्सचर बन रहा है तो सोल्ट भी है और बेस भी है। तो सोल्ट और ये जो हेंडरसन ने इक्वेशन दी थी वो सोल्ट और बेस के बीच में रिलेशनशिप की दी थी, तो हम उस इक्वेशन को यूज़ कर रहे हैं। तो इस इक्वेशन में जैसे कि यहाँ पे पी ओ एच के लिए बोला गया है, पी ओ एच के लिए हाइड्रोक्साइड, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड बोला गया है, तो हमें यहाँ पे पी एच को कन्वर्ट करना पड़ेगा पी ओ एच में। तो पी एच हमें फार्मूला पता है, पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू 14 के इक्वल होता है। तो इसकी वजह से यदि मैं पी एच की वैल्यू पुट करता हूँ 11 प्लस पी ओ एच, तो दैट विल बी, पी ओ एच की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, पी ओ एच की वैल्यू जो आएगी 14 माइनस 11 और 3 आएगी वैल्यू। तो हम लोग इसे ये वैल्यू जो है उसको पुट कर रहे हैं, पी ओ एच की वैल्यू आ गई 3, और आप देख सकते हो पी के बी जो कि हमें फाइंड आउट करने के लिए बोली गई है, प्लस लोग अब जब पी ओ एच जो है 3 है, क्वेश्चन में जैसे जहाँ पे जैसे हमने बात की कि पी ओ एच की वैल्यू 3, पी ओ एच का यदि 3 है तो पी एच जो है दैट इज़ 11 है, अभी बात की हम लोगों ने। तो पी एच जब 11 है, वो पी एच 11 कब है, जब वॉल्यूम जो है एसिड का यूज़ कितना हो रहा है 3 मिलीलीटर, उसमें जो सोल्यूशन जो है, ये जो सोल्यूशन है वो क्या एक्ट कर रहा है, बेसिक जो है आपका बफर सोल्यूशन एक्ट कर रहा है, बफर सोल्यूशन, बेसिक बफर सोल्यूशन एक्ट कर रहा है। तो बेसिक बफर सोल्यूशन वो होता है जिसमें 50% जो है बेस होगा और 50% जो है सोल्ट होगा। तो आप देख सकते हैं कि सोल्ट और जो बेस है उन दोनों का रेशियो जो है इक्वल होता है। तो यदि दोनों का रेशियो जो है इक्वल है, बेस और सोल्ट का रेशियो क्या है, इक्वल है, तो उनका जो रेशियो आएगा, बेस और सोल्ट का जो रेशियो होगा, वो रेशियो जो होगा वो 1:1 होगा। सोल्ट और बेस का जो रेशियो है वो, क्योंकि जो pH 11, या आप लोग बोलो कि जब वॉल्यूम जो है एसिड का जो है 3 मिलीलीटर है, तो उसमें बेस, सोल्ट और बेस की जो रेशियो है वो इक्वल होगी, 1:1 रेशियो होगी। सो दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे log 1 आ जाएगा। और आप देख सकते हैं कि log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। सो पी के बी की जो वैल्यू आएगी वो 3 आएगी। तो यही हमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जब पी के बी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था, तो पी के बी की वैल्यू जो आ रही है दैट इज़ कॉल्ड, कितनी आ रही है, 3 आ रही है। पी के बी की वैल्यू जो है इस क्वेश्चन में जो है 3 आ रही है। तो इसका 3 जो है इसका फाइनल आंसर होगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि हमने वीक बेस लिया था, उसके ऊपर क्या डाला, स्ट्रॉन्ग एसिड डाला। आपको पता है कि क्या होएगा, कुछ देर के बाद न्यूट्रलाइजेशन होगा, पीएच जो वो कम हो रही है और न्यूट्रलाइजेशन आ जाएगा, पीएच 7 के करीब आ जाएगा। पीएच जब 7 आएगा तो वो कब आ रहा है, जब वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज़ कितना हो रहा है, 6 मिलीलीटर जो है वो वॉल्यूम ऑफ एसिड जो है यूज़ हो रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे पीएच जब 3 है, नहीं सॉरी HA वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज़ जो है वो कितना है, 3 मिलीलीटर है। जब वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज़ कितना हो रहा है, 3 मिलीलीटर हो रहा है। जब वॉल्यूम ऑफ एसिड जो है 3 मिलीलीटर हो रहा है, और यदि हम लोग बोलें, मैं इसको ऊपर इसको यहाँ पे जाएँ, वाई एक्सिस की तरफ जाएँ, तो आप देख सकते हैं कि pH जो आएगी वो कितनी आएगी, 11। तो pH जब 11 है और जब वॉल्यूम ऑफ एसिड जो यूज़ हो रहा है वो 3 मिलीलीटर हो रहा है, तो वो जो पॉइंट है जहाँ पे आप देख सकते हो कि pH की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो रही है,
आगे पीछे देख सकते हो आपकी पीछे जो वैल्यू जो वो चेंज हो रही है, ठीक है। तो पीएच जब 3 है तो वो कुछ देर के लिए जो है पीएच वैल्यू जो है दैट विल बिकम कांस्टेंट, और वो उस टाइम जो है बफर सोल्यूशन की फॉर्मेशन हो रही है। और वो कौन सा बफर है बच्चों, वो बफर जो है वीक बेस एंड इट्स सोल्ट विद क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो बच्चों उसमें 50% जो है बेस होगा, वीक बेस होगा, और 50% जो है सोल्ट होगा। तो हमने उसी इक्वेशन का फ़ायदा उठाया हेंडरसन इक्वेशन का, कि हेंडरसन इक्वेशन के हिसाब से पी ओ एच इज इक्वल टू पी के बी। पी ओ एच जो है आपको पता लग गया कि पी ओ एच की वैल्यू आ गई 3 आ गई, 3 आ गई। और पी के बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। तो जब पी एच जो है 11, पी एच जो है 11 है, या पी ओ एच जो है 3 है, तो सोल्ट और बेस का जो रेशो होगा वो 1 होगा, क्योंकि दोनों इक्वल होंगे। 50 ये होगा, 50 ये होगा, 50 और 50 कैंसिल हो गया, रेशियो कितना आएगा, 1 आएगा, 1:1 आएगा। तो log 1 जो है दैट विल बी 0। तो पी के बी की वैल्यू जो है किसकी इक्वल आ जाएगी, वही जो इसकी पी ओ एच की वैल्यू दैट इज़ 3 के इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो थर्मोडाइनमिक्स और मेटलर्जी से मतलब कम्बिनेशन से तैयार हुआ है। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, टिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैसेटेराइट बाय द रिडक्शन विद कोक। कैसेटेराइट का जब रिडक्शन हो रहा है कोक से, तब जाके टिन जो है ऑब्टेन हो रहा है। जैसे कि ये बोला गया है, यूज़ द डाटा गिवन बिलो टू डिटरमाइन द मिनिमम टेम्परेचर। मिनिमम टेम्परेचर हम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, एट विच द रिडक्शन ऑफ कैसेटेराइट बाय कोक वुड टेक प्लेस। मिनिमम टेम्परेचर में हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है जो कैसेटेराइट का कोक के द्वारा रिडक्शन करे और टिन की फॉर्मेशन हो जाए। तो आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टिन ऑक्साइड दे रखी है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी दी हुई है, एंट्रोपी स्टैंडर्ड एंट्रोपी जो है वो टिन ऑक्साइड की दी है, स्टैंडर्ड एंट्रोपी जो है टिन की दी हुई है, स्टैंडर्ड एंट्रोपी जो है वो कार्बन की दी रखी है, और स्टैंडर्ड एंट्रोपी जो है कार्बन डाइऑक्साइड की दी हुई है। एज्यूम दैट द एंथैल्पीज एंड द एंट्रोपीज ऑफ आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो ये क्वेश्चन हमें बोला गया है। जैसे कि इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि कैसेटेराइट जो है इज़ अ टिन ऑक्साइड मिनरल। कैसेटेराइट जो है इज़ अ टिन ऑक्साइड मिनरल। तो ये इस मिनरल का जो है रिडक्शन हो रहा है, जो कैसेटेराइट का जो फार्मूला SnO2 टिन ऑक्साइड, इसका जो रिडक्शन है वो किसके द्वारा हो रहा है। जैसे हमें बताया गया क्वेश्चन में, कोक के द्वारा इसका रिडक्शन हो रहा है। कोक के द्वारा जब इसका रिडक्शन होगा तो ये टिन बन जाएगा, और ये CO2 गैस जो है एक्सपेल होएगी। तो क्या कर रहा है ये जो कार्बन जो है दैट इज कॉल्ड कोक इज एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो टिन ऑक्साइड का जो है वो कार्बन जो है रिडक्शन करा रहा है, कार्बन जो है रिड्यूसिंग एजेंट जो है एक्ट कर रहे हैं। हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि वो टेम्परेचर हम लोगों ने फाइंड आउट करना है जिसमें कैसेटेराइट का रिडक्शन हो जाए। वी हैव टू फाइंड द मिनिमम टेम्परेचर जिसमें कैसेटेराइट का जो है रिडक्शन हो जाए बाय द कोक। मतलब कि जो कोक है इसका रिडक्शन करेगा, टिन और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। तो रिएक्शन जो है दैट शुड बी स्पॉन्टेनियस। मतलब ये जो आप देख रहे हो ये फॉरवर्ड रिएक्शन जो है दैट शुड बी स्पॉन्टेनियस। और स्पॉन्टेनिटी की सबसे बड़ी कंडीशन क्या है थर्मोडाइनमिक्स के हिसाब से? स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन यही है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव, तभी जाके रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस या दैट इज कॉल्ड फिजिबल होगा। डेल्टा जी जो है पॉजिटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब रिएक्शन जो बैकवर्ड होगा। यदि डेल्टा जी नेगेटिव है तो वो रिएक्शन जो दैट इज फॉरवर्ड रिएक्शन में होगा, और रिएक्शन जो दैट विल बी स्पॉन्टेनियस। की मतलब कि यदि इस रिएक्शन की जो वैल्यू है, यदि वो डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव आएगी तो ये रिएक्शन जो है हो जाएगा। मतलब कार्बन जो है इसका रिडक्शन कर देगा टिन ऑक्साइड का, और क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर रहा है इसका रिडक्शन कर देगा और हमें फाइनली टिन मिल जाएगा। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब डेल्टा जी की वैल्यू जो है नेगेटिव है। तो ये हम, और ये डेल्टा जी की जो वैल्यू नेगेटिव कौन से टेम्परेचर पे है वी हैव टू फाइंड आउट। तो ऐसे हम लोग देख रहे हैं। तो हमें पता है कि डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू होता है, डेल्टा जी नोट जो दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट, टी डेल्टा एस नोट। स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी, जो गिव्स फ्री एनर्जी हमने स्टैंडर्ड स्टेट में ले ली। तो स्टैंडर्ड जो है एंथैल्पी जो है दैट इज दिस इज कॉल्ड डेल्टा एच जो दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, दिस इज कॉल्ड टी टेम्परेचर, डेल्टा एच जो है दैट इज कॉल्ड चेंज इन एंट्रोपी, मीन्स स्टैंडर्ड चेंज इन एंट्रोपी।
तो जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि इसके लिए हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा जी नोट, जिसमें जो है दैट इज नेगेटिव फॉर द प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, वी हैव टू फाइंड आउट डेल्टा एच नोट एंड डेल्टा एस नोट. ऑटोमेटिकली वी विल फाइंड द टेम्परेचर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर फाइंडिंग आउट द डेल्टा एच नोट, कि डेल्टा एच नोट की वैल्यू कैसे निकलेगी. डेल्टा एच नोट कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो होती है दैट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, sum of standard enthalpy of formation of product minus sum of standard enthalpy of formation of reactant, sum of standard enthalpy of formation of product and sum of means summations standard enthalpy of formation of किसका, product minus summation standard enthalpy of formation of reactant. Summation means sum. Standard enthalpy of formation of product minus summation standard enthalpy of formation of reactant. तो हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारे जो है प्रोडक्ट में कौन कौन है, टिन और कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है. तो टिन और रिएक्टेंट में आ रहा है टिन ऑक्साइड और कार्बन आ रहा है. प्रोडक्ट में जो हम देख रहे हैं टिन और कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, तो हमें पता होना चाहिए, हमें पता है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर एलिमेंटल जो स्टेट होता है वो दैट विल बी टेकन एज जीरो. तो जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जो है टिन जो है दैट विल बी टेकन एज जीरो, एंड कार्बन जो है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन जो है दैट विल बी आल्सो टेकन एज जीरो बिकॉज दे आर इन द एलिमेंटल फॉर्म. सो दैट इज द रीजन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टिन एंड कार्बन इज जीरो. नाउ व्हाट अबाउट दिस, कौन सा बचा, एक कार्बन डाइऑक्साइड और टिन ऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी दी हुई है क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितनी दी हुई है. दिस विल बी अंडरलाइनिंग इट. तो ये आ गया -394 स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड माइनस, और आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टिन ऑक्साइड जो है दैट विल बी -581.0. सो दिस विल बी -58.0 and this will be minus plus and this will be 187 किलो जूल पर मोल, बिकॉज आपको दोनों जो है वो किलो जूल पर मोल में ली गई है. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है टिन ऑक्साइड की भी और कार्बन डाइऑक्साइड की भी किलो जूल पर मोल है. सो दैट इज द रीजन. चलो एक काम तो हो गया आप लोगों का कि डेल्टा एच नोट की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. ठीक है, अब हम लोग निकाल रही हैं स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज. स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज क्या होगा, ऑफ द रिएक्शन कैसे निकलेगी. स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज जो है सम ऑफ स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट. सिंपल सी बात, स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट. तो प्रोडक्ट में आपको पता है कौन कौन है प्रोडक्ट में, एक तो टिन है और दूसरा कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड. तो टिन की आप देख लो तो कितनी दी हुई है, टिन की आपको दे रखी है 52 दी हुई है. तो दिस विल बी 52, टिन की 52, और कार्बन डाइऑक्साइड की आप देख सकते हो कि एंट्रोपी कितनी दी हुई है, 6 दी हुई है. कितनी दी हुई है, 6 दी हुई है. अब दोबारा देख सकते हैं कि ये थोड़ा डिस्प्ले से बाहर हो गया था कि टिन और कार्बन डाइऑक्साइड है ना, टिन की आपको दी हुई है एंट्रोपी कितनी दी हुई है आपको, 52 दी हुई है. स्टैंडर्ड एंट्रोपी आपको दे रखी है 52, और जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो एंट्रोपी दी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो आपको स्टैंडर्ड एंट्रोपी दी हुई है वो 210 दी हुई है. 52 + 210. ठीक है, इसके बाद माइनस, आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट की केस में आ रहे हैं स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ टिन ऑक्साइड. आप देख सकते हैं यहाँ पे दी हुई है, दिस विल बी कितनी दी हुई है 56
56.0 दी हुई है, 56 और प्लस टिन ऑक्साइड हो गया। अब किसकी एंट्रोपी आएगी, कार्बन की। कितनी का स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ कार्बन कितनी दी हुई है, 6 दी हुई है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये कैलकुलेट करके आ गया, क्योंकि जूल केल्विन पर मोल दी हुई है ना, तो ये फाइनली आप देख सकते हैं कि ये सोल्व करके आ गया 200 जूल केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। देख लिया ना आपने कि किसकी एंट्रोपी को प्लस किया, टिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्रोपी को सम किया, सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की एंट्रोपी कौन सी है, टिन ऑक्साइड की और कार्बन की। ठीक है, तो ये आ गया। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं आगे कि रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस कब होता है। हमें पता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तब होता है जब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी, और हमें वो टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, मिनिमम टेम्परेचर हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, जिसमें जो रिएक्शन जो है दैट विल बिकम स्पॉन्टेनियस। तो हमें पता है कि बड़ी फेमस इक्वेशन जो दैट इज डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू, अभी हमने बात की, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट। एट इक्विलिब्रियम में क्या होता है, डेल्टा जी नोट की वैल्यू जो दैट विल बी जीरो, तो यहाँ पे आ गया जीरो एट इक्विलिब्रियम। तो हम लोग यहाँ पे डेल्टा एच नोट की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे कितनी है डेल्टा एच नोट की वैल्यू, दैट विल बी 187 और माइनस आ गया टेम्परेचर इनटू डेल्टा एस नोट की वैल्यू है दैट विल बी कितनी है 200, ये टेम्परेचर और इनटू 200। तो टेम्परेचर जो है दिस विल बी इक्वल टू, किसकी इक्वल आ गया, आप देख सकते हैं ये 187 ओवर 200। तो ये 187 जो है दैट इज़, आपको पता है कि वो किलो जूल पर मोल में है, और ये जो है आपका 200 जो है दैट विल बी जूल केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स है। तो मैं इस किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, सो दैट इज़ द रीज़न आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 1000। और जो टेम्परेचर की वैल्यू आ रही है बच्चों, ये जो वैल्यू आ रही है वो 935 केल्विन आ रही है, 935 केल्विन आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब टेम्परेचर जो है 935 केल्विन से ज़्यादा होगा 935 से ज़्यादा होगा, तभी जाके ये प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा। ये प्रोसेस जो है दैट विल बी स्पॉन्टेनियस होगा। 935 केल्विन से टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 935 केल्विन से क्या होना चाहिए, टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। टेम्परेचर जो है दैट शुड बी टेम्परेचर जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन किससे, 935 केल्विन से ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाके ये जो टिन ऑक्साइड है उसका कार्बन जो है रिडक्शन करेगा, टिन और कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी, तब जाके ये रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस होगा। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि वी हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम टेम्परेचर एट विच रिडक्शन ऑफ कैस्टेराइट बाय कोक टेक प्लेस। तो मिनिमम टेम्परेचर कितना आ गया, फाइनली हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो मिनिमम टेम्परेचर दैट इज 935 केल्विन है। ठीक है, जिसमें जो है कैस्टेराइट का रिडक्शन कोक के द्वारा पॉसिबल हो पाएगा, मतलब 935 केल्विन से ऊपर होगा, तभी जाके ये प्रोसेस जो है दैट विल बिकम क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। मतलब मिनिमम टेम्परेचर जो है 935 है, जिसमें कैस्टेराइट जो है उसका रिडक्शन होगा कोक के द्वारा, तभी जाके ये प्रोसेस जो है दैट विल बिकम क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। तो ये था। आप देख सकते थे कि डेल्टा एच नोट जो वैल्यू आई थी वो पॉजिटिव आई थी। पॉजिटिव वैल्यू जो है दैट विल डेल्टा जी नोट जो है उसको डेल्टा जी नोट को सपोर्ट नहीं करती है। आप देख रहे होते कि डेल्टा एच नोट की वैल्यू 187 आई, पॉजिटिव में आई, पॉजिटिव की वैल्यू। तो इसका मतलब क्या था कि ये जो डेल्टा एच नोट का जो ये फैक्टर था दैट इज़ अनफेवरेबल था, और डेल्टा एस नोट यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव थी। तो ये डेल्टा जी नोट जो है प्रोसेस जो है स्पॉन्टेनियस कब होगा, ये प्रोसेस जो है स्पॉन्टेनियस तभी होगा जब हम लोग बोल सकते हैं कि टी डेल्टा एस नोट जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन किससे, डेल्टा एच नोट, तभी जाके प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा। और ये कब पॉसिबल हो पाता, और ये टी डेल्टा एस नोट की वैल्यू तभी पॉसिबल हो पाती है जब टेम्परेचर जो है दैट शुड बी हाई। ये टेम्परेचर हाई होगा तभी जाके ये प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा। तो मतलब 935 केल्विन से टेम्परेचर जो है दैट शुड बी हाई होना चाहिए, तभी जाके ये प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा।
आई थिंक क्लियर हो गया होगा ना आप लोगों को। डेल्टा एच जो नोड है, क्यों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। यदि डेल्टा, क्योंकि हमें तो डेल्टा जी नोड जो है भाई वो नेगेटिव चाहिए हमें, तभी जाके रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियस है। डेल्टा एच नोड यदि पॉजिटिव आएगा तो हमारे लिए ये जो कंडीशन जो है दैट विल बिकम अनफेवरेबल, नॉन फेवरेबल बन जाएगी। तो डेल्टा जी नोड को हम लोगों ने यदि स्पॉन्टेनियस बनाना है तो हमें क्या होना चाहिए, टी डेल्टा एच नोड की जो वैल्यू दैट शुड बी ग्रेटर देन किससे डेल्टा एच नोड से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और ये तभी होगा पॉसिबल जब टेम्परेचर जो है दैट शुड बी हाई। तो टेम्परेचर बड़ा होगा एंड दिस क्वांटिटी विल बिकम ग्रेटर एंड डेल्टा जी जो है दैट विल बिकम नेगेटिव एंड द प्रोसेस विल बिकम क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। तो आपको समझ आ गया होगा, आई थिंक आपके फंडामेंटल क्लियर हो गया होगा कि कैसे जो है हम लोग कैसे हम लोग जो है टिन ऑक्साइड को टिन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बन एट द टेम्परेचर कितना, कम से कम जो टेम्परेचर जो है दैट्स मिनिमम टेम्परेचर जो है 935 चाहिए, तभी जाके ये प्रोसेस जो है स्पॉन्टेनियस होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं। एन एसिडिफाइड सोल्यूशन ऑफ 0.05 मोलरिटी Zn2+ is saturated with 0.1 molarity H2S. What is the minimum molar concentration of H+ ion required to prevent the precipitation of Zn जिंक सल्फाइड। इसकी एस पी वैल्यू जिंक सल्फाइड की दी हुई है आप लोगों को, और डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है H2S की। नेट जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है 1 × 10⁻21। तो ये क्वेश्चन बोला गया है कि एक्चुअली जो जिंक सल्फाइड का जो सोल्यूशन है दैट इज सैचुरेटेड विद H2S जो है उसको जो 0.1 मोलरिटी H2S जो है उसके अंदर पुट अप हो रही है। H2S गैस जो है उसको मतलब यहाँ पे पास कर रहे हैं, 0.1 मोलरिटी जो है H2S को डाल रहे हैं इसके अंदर जिंक सल्फाइड के सोल्यूशन के अंदर। पर ये है कि बोला है कि हमें फाइंड आउट करना है H+ आयन की कंसनट्रेशन को, जो कि मिनिमम कंसनट्रेशन को फाइंड आउट करना है, जो कि जिसकी वजह से उसका प्रेसिपिटेशन ना हो पाए, जिंक सल्फाइड का प्रेसिपिटेशन ना हो पाए। तो हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है प्रेसिपिटेशन कब होता है, जब आयनिक प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर है किससे, आयनिक प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर है किससे, आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर है किससे, सोलबिलिटी प्रोडक्ट से, सोलबिलिटी प्रोडक्ट से, तब जाके प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है। आयनिक प्रोडक्ट यदि सोलबिलिटी से प्रोडक्ट से ज़्यादा है तो तभी जाके प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होगी। और यदि आयनिक प्रोडक्ट जो है वो कम है किससे, सोलबिलिटी प्रोडक्ट से, तो प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन नहीं होगी। और यदि आयनिक प्रोडक्ट जो है वो KSP, जो सोलबिलिटी प्रोडक्ट जो है दैट इज डिनोटेड बाय KSP, दिस इज कॉल्ड सोलबिलिटी प्रोडक्ट। और यदि आयनिक प्रोडक्ट जो है वो KSP के बराबर है तो उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट, जिसमें नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, और सोल्यूट जो है डिसोल्व नहीं हो सकता। उस पॉइंट को हम लोग सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। उस सैचुरेशन पॉइंट में और जो है सॉल्ट जो है वो डिसोल्व नहीं हो सकता। किसी भी स्पेरिंगली सोलबल सॉल्ट की जो KSP वैल्यू है, स्पेरिंगली सोलबल जो सॉल्ट होता है उसकी जो KSP वैल्यू है, सोलबिलिटी प्रोडक्ट, वो हमें उस सॉल्ट की प्रेसिपिटेशन होने के प्रिडिक्शन करती है कि वो जो सॉल्ट है वो प्रेसिपिटेटेड होगा या नहीं होगा। वो हमें किससे पता लगता है, सोलबिलिटी प्रोडक्ट से। KSP वैल्यू बताती है हमें कि वो सॉल्ट जो प्रेसिपिटेटेड होगा या नहीं होगा। यदि आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी सोलबिलिटी प्रोडक्ट से तो सॉल्ट जो है प्रेसिपिटेटेड हो जाएगा, और यदि आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो सोलबिलिटी प्रोडक्ट से कम है तो वो सॉल्ट प्रेसिपिटेटेड नहीं होगा। और यदि आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू जो है KSP के बराबर है तो जो है इक्विलिब्रियम जो है मेंटेन हो मतलब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट, जिसमें और सोल्यूट जो है सोलवेंट में डिसोल्व नहीं हो सकता। तो हम देख रहे हैं जैसे कि क्वेश्चन के बारे में, तो हमें KSP जो है सोलबिलिटी प्रोडक्ट जो है किसके इक्वल होगा, वो जो होगा वो दैट विल बी Zn2+ आयन की कंसनट्रेशन और दूसरा सल्फाइड आयन की कंसनट्रेशन की इक्वल होगा। सोलबिलिटी प्रोडक्ट हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे सल्फाइड आयन की कंसनट्रेशन निकाल रहे हैं। हमें KSP की वैल्यू दी हुई है आप लोगों को। KSP की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, KSP की वैल्यू दी रखी है आप लोगों को 1.25 × 10⁻22 दी हुई है। और Zn2+ आयन की कंसनट्रेशन आपको दी रखी है 0.05 दी हुई है, मोलरिटी दी हुई है। तो हमें फाइंड आउट करनी है कंसनट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन। तो दैट इज़ वेरी इजी, सल्फाइड आयन की हम लोग कंसनट्रेशन निकाल देंगे और ये निकल जाएगी, ये डिवाइड करके आ जाएगा 2.5 × 10⁻21 मोलरिटी।
तो ये निकली है सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन। अब जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसकी, जैसे नीचे दिया गया है डिसोसिएशन कांस्टेंट, नेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है H2S की। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में बात कर रहे हैं H2S की, तो H2S जो है कैसे डिसोसिएट होगा, H2S जो है ऐसे डिसोसिएट होगा, ये बनेगा 2H प्लस आयन प्लस सल्फाइड आयन। और इसके लिए नेट जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, दिस विल बी इक्वल टू, हमें पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है दैट इज प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के बारे में बात करें तो दिस विल बी H प्लस, और ये जो 2 है दैट विल बी रेज टू द पावर, और यहाँ पे आएगी सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन, सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन, और नीचे आ गया H2S की कंसंट्रेशन। ये जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो बड़ी ब्रैकेट जो स्पेसिफाई कर रही है वो कंसंट्रेशन को स्पेसिफाई करती है। तो हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जी, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू दैट विल बी 10 रेज टू पावर 1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 21 इज इक्वल टू H प्लस आयन की कंसंट्रेशन जो है दिस विल बी, यही बोला गया हमें फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सी मिनिमम जो है मोलर कंसंट्रेशन होगी H प्लस आयन की, जिसमें जो है जो जेडन सल्फाइड जिंक सल्फाइड जो दैट विल डज नॉट प्रेसिपिटेटेड आउट। तो हमने सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन डाल दी, यहाँ पे पुट कर दी वैल्यू, अभी हमने निकाल ली। सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन कितनी है 2.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 21 ओवर H2S की कंसंट्रेशन कितनी है, क्वेश्चन में दी हुई है H2S की कंसंट्रेशन जो है दैट विल बी 0.1 मोलरिटी दी हुई है, और यहाँ पे हमने वैल्यू इसकी पुट कर दी 0.1 मोलरिटी। तो जब हम लोग निकालेंगे तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन जो है दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे गया और ये दूसरी नीचे आ गया, तो इसके आएगा दिस विल बी इक्वल टू 1 ओवर 25 आ जाएगा सोल्व करके। और यदि हम बात करें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन दिस विल बी इक्वल टू, ये दूसरी तरफ जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन जो है दिस विल बी रूट 1 ओवर 25 एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 ओवर 5, और इसकी वैल्यू आ रही है 0.2 मोलरिटी आ रही है। आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू आ रही है 0.2 मोलरिटी। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है कि H प्लस आयन की यदि कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ये है ना, ये आप देख सकते हैं रिएक्शन देख रहे हो आप, ठीक है, कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, क्योंकि जो डिसोसिएशन कांस्टेंट जो वैल्यू होगी वो तो कांस्टेंट ही होगी ना। H प्लस आयन की यदि कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यदि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन जो है ज़्यादा है तो सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन जो है वो, सल्फाइड आयन की जो कंसंट्रेशन होगी वो कम होगी। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। तो सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन कम होगी तो सोल्ट जो है, यदि सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन जो है कम है, सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन यदि कम है तो इसकी जो है दैट विल बी जो है आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो कम होगी, किससे, KSP वैल्यू से, और जो सोल्ट है दैट विल डज नॉट गेट प्रेसिपिटेटेड आउट। तो इसका मतलब क्या है कि यदि H प्लस आयन की वैल्यू जो है यदि ज़्यादा है तो ऑब्वियस है कि सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन जो है सोल्यूशन में क्या होगी, कम होती जाएगी, कम होगी। सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन कम होगी, सल्फाइड आयन की यदि कंसंट्रेशन कम है तो आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो कम होगी, किससे, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, तो सोल्ट जो है दैट विल डज नॉट गेट प्रेसिपिटेटेड। तो मिनिमम जो H प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन है दैट शुड भी कितनी होनी चाहिए, 0.2 मोलरिटी होनी चाहिए। यदि जो है H प्लस आयन की कंसंट्रेशन जो है 0.2 मोलरिटी है तो जो जिंक सल्फाइड जो है दैट विल डज नॉट गेट प्रेसिपिटेटेड आउट। यदि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन जो है 0.2 है तो मिनिमम मोलर कंसंट्रेशन जो है H प्लस आयन की कितनी होनी चाहिए, 0.2 होनी चाहिए, जो है जिसकी वजह से वो जेडन सल्फाइड जिंक सल्फाइड जो है प्रेसिपिटेटेड नहीं होगा। और यदि इससे कम होगी कंसंट्रेशन H प्लस आयन की कंसंट्रेशन तो डेफिनेटली सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और जो जिंक आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो ग्रेटर हो जाएगी, किससे, KSP वैल्यू से। तो सल्फाइड की वैल्यू बढ़ गई, और जो है आप बोल सकते हो कि आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो किससे ज़्यादा होगी, KSP से ज़्यादा होगी, तो सोल्ट जो दैट विल गेट प्रेसिपिटेटेड आउट। इसका मतलब क्या है कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन जो है दैट शुड बी कम से कम कितनी होनी चाहिए, 0.2 मोलरिटी होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट, जिसमें जो है जिंक सल्फाइड जो है दैट विल डज नॉट गेट, जिंक सल्फाइड जो दैट विल डज नॉट गेट प्रेसिपिटेटेड आउट। तो आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वो दैट इज H प्लस आयन की कंसंट्रेशन जो है मिनिमम जो कंसंट्रेशन है दैट विल बी 0.2 मोलरिटी होनी चाहिए, जिसकी वजह से जो है जिंक सल्फाइड जो है दैट विल डज नॉट प्रेसिपिटेटेड आउट। और यदि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम होगी तो आप देख सकते हो कि जिंक सल्फाइड जो है प्रेसिपिटेटेड आउट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि एक ये सैचुरेशन पॉइंट ही होता है, ठीक है। तो
एच प्लस एन कैन कंसनट्रेशन जो है, मिनिमम कंसनट्रेशन जो है दैट शुड भी कितनी होनी चाहिए, 0.2 मोलरिटी होनी चाहिए, जिसकी वजह से सॉल्ट जो है दैट विल डज नॉट गेट प्रेसिपिटेटेड आउट, और उसका मतलब प्रेसिपिटेशन नहीं हो पाएगा, वो प्रिवेंट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है 0.2 मोलरिटी है। तो ये क्वेश्चंस करवाए मैंने आपको फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2020 के JEE एडवांस के। तो आप काफ़ी मेहनत करें, इन्जॉय करें पढ़ाई को। मुझे भी काफ़ी पढ़ाने का मज़ा आता है, काफ़ी एनर्जी फील होती है, और मुझे बचपन से बहुत इंटरेस्ट था पढ़ाने का बच्चों को, ठीक है। और मैं अब यूट्यूब में लेक्चर दे करके अपना जो एक इंटरेस्ट था मैं उसको पूरा कर रहा हूँ, और मैं मतलब रुकने वाला नहीं हूँ। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाने हैं बच्चों की हेल्प के लिए। मैं कोशिश करूँगा कि सारा का सारा सिलेबस वगैरह जो है, जितना भी +1 +2 का सिलेबस है उसकी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, कि हर बच्चे को नॉलेज मिल सके, आसानी से उपलब्ध हो सके। और जितनी मैं बच्चों की हेल्प कर पाऊँ तो मैं काफ़ी फॉर्चुनेट हूँगा, मतलब काफ़ी लकी फील करूँगा कि मैं बच्चों की हेल्प कर पाऊँ। तो आप प्लीज़ देखिए वीडियो, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और काफ़ी जिन बच्चों को जो मतलब पढ़ने वाले बच्चे हैं, अच्छे वैसे सभी पढ़ने वाले होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जो भी बच्चे हैं जो मतलब जो अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग्स वगैरह, तो प्लीज़ उनको प्रोवाइड करवाएं लेक्चर्स वगैरह, कि वो अंडरस्टैंड कर पाएँ क्वेश्चन को ईज़िली, क्योंकि आपको पता है कि मैं काफ़ी डिटेल्ड में डिस्कशन कर रहा हूँ। तो काफ़ी आपको यही बोलना चाहूँगा कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और काफ़ी से काफ़ी ये जो वीडियोज़ हैं इनको फैलाएं, जो मुझे भी सपोर्ट करें कि बच्चे जो हैं वो मेरे लेक्चर्स को ध्यान से सुन रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।